एपिसोड 26 टू 30। दूसरी तरफ रेशमा वॉशरूम से बाहर आई। उसने खुद को शीशे में देखा। उसके शरीर पर अब भी दांतों के और नोचने के निशान थे, पर दर्द से ज्यादा उसे अब रंजीत से बदला लेने की चाह थी। रंजीत, तुमने जो किया उसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग जल रही थी। वह अपने कपड़े बदलकर तैयार हुई और फोन उठाकर किसी को कॉल किया। मुझे तुमसे मिलना है, अभी। दूसरी तरफ से जवाब आया, लेकिन यह अचानक। बस, मुझे मिलना है, रेशमा ने ठंडे लहजे में कहा और फोन काट दिया। अब खेल शुरू हो चुका था। एक तरफ रंजीत था, जो रेशमा से पीछा छुड़ाना चाहता था। दूसरी तरफ रेशमा थी, जो उसे मिटाने की ठान चुकी थी। अब देखना यह था कि इस खेल में जीत किसकी होती है। कार्तिक, जो कि पहले से ही परेशान था, अचानक किसी के केबिन में आ जाने से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सामने खड़े शख्स को देख चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसके सामने इस वक्त कोई और नहीं, बल्कि निकिता थी। वह अपनी आंखों में आंसू लिए, भोली सी सूरत बनाकर कार्तिक की तरफ देखकर बोली, कार्तिक। कार्तिक, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। जैसा तुम मुझे समझ रहे हो, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। कल जो भी हुआ वो किसी की सोची समझी साजिश थी, जिसका शिकार मैं बन गई। कार्तिक। कार्तिक ये सुनकर चिल्लाते हुए बोला, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकिता। फिलहाल के लिए मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अभी तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर निकिता रोने लगी और बोली, तुम जैसा सोच रहे हो ना कार्तिक, वैसा कुछ भी नहीं है। कल रात जो कुछ भी हुआ, वह सब मेरे कारण नहीं हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह की लड़की हूँ? कार्तिक, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। निकिता की बात सुनकर एक पल के लिए कार्तिक को समझ नहीं आया कि आखिर निकिता किस बारे में बात कर रही है। पर तभी उसे याद आया कि कल रात सहगल मैंशन में क्या हंगामा हुआ था। भले ही कार्तिक वहां नहीं था, लेकिन उसे सारी जानकारी मिल चुकी थी। उसे सब पता चल चुका था कि निकिता कल किस तरह से किसी लड़के के साथ रूम में पाई गई थी। वह निकिता की बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, निकिता, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है कि कल रात तुमने क्या किया और किसके साथ किया, और ना ही मैं यहाँ कोई सफाई सुनने के लिए बैठा हूँ। तुम यहाँ से जा सकती हो। निकिता ये सुनकर बोली, कार्तिक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता है, कल रात जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे फंसाया गया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कभी किसी लड़के के करीब नहीं जा सकती। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुमसे। तुम्हारे अलावा मैंने किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। ये कहते हुए निकिता कार्तिक के करीब आ रही थी। निकिता कार्तिक को दिखाने के लिए बस रोए जा रही थी। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आंखों में ही नल फिट हो गया हो, और कार्तिक को यह चीज और इरिटेट कर रही थी। निकिता की बात सुनकर कार्तिक को और गुस्सा आ गया। वह गुस्से से निकिता की तरफ देखकर बोला, देखो निकिता, मुझे तुम्हारी यह फालतू की बकवास नहीं सुननी। और ना ही मुझे ये जानना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तुम इससे पहले कितने लड़कों के साथ थी, क्या थी, आई डोंट केयर। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही निकिता बिल्कुल कार्तिक के करीब आ गई और उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोली, कार्तिक, लुक एट मी, देखो, मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, कार्तिक। निकिता को अपने इतने करीब देखकर और उसका इस तरह से छूना कार्तिक को गुस्से से आग बबूला कर गया। उसने एकदम से निकिता के हाथ को झटकते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ, निकिता। मैंने कभी नहीं कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ना ही मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। ये सब तुम्हारा अपना फितूर था। तुम अपने प्यार के दावे करती थी, पर क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तो फिर तुम मेरे सामने ये सफाई क्यों दे रही हो, जबकि मैं तुमसे बार बार यही कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, कि तुम क्या करती हो, किसके साथ रहती हो और किसके साथ नहीं, फिर भी तुम एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों कर रही हो? कार्तिक गहरी सांस लेते हुए आगे बोला, और ना ही मैंने कभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। तो तुम्हारे साथ कल रात क्या हुआ, क्यों हुआ, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। और तुम यहाँ से जाओ। मुझे अभी तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी। मैं तुमसे सीधे शब्दों में कहता हूँ, चुपचाप यहाँ से जाओ। निकिता ये सब सुनकर रोने लगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह कार्तिक को इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने देगी।
क्योंकि कार्तिक जैसा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी उसे दोबारा कहाँ मिलता। वैसे तो उसने अब तक कई लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे, लेकिन कार्तिक उनमें से था जिसके बल पर वह ऐश कर सकती थी। और कल रात जो कुछ भी हुआ, वह सब कुछ वह नहीं चाहती थी। उसने तो मनिका के लिए प्लान किया था, पर वही उसके प्लान में फंस गई थी। वह एक बार फिर कार्तिक के करीब जाने लगी और रोते हुए बोली, कार्तिक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी तो मुझसे शादी करना चाहते थे ना? तो फिर अब तुम इस बात से कैसे इनकार कर सकते हो? कार्तिक ये सुनकर बोला, वॉट? मैंने कब तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? मेरी मॉम चाहती थी कि मेरी शादी तुमसे हो, पर क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? वह गहरी सांस लेकर बोला, और हाँ, निकिता, दूर रहकर बात करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं मैरिड हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। और मैं नहीं चाहता कि कोई ये देखे और उसे गलतफहमी हो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोई स्कैंडल खड़ा हो, खास करके किसी लड़की और मेरे फिजिकल रिलेशन टाइप कोई स्कैंडल खड़ा हो, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। इतना कहकर कार्तिक चेयर से उठ गया और दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ा हो गया। तभी निकिता पीछे से जाकर कार्तिक को कसकर पकड़ ली और रोने लगी। वह रोते हुए बोली, प्लीज कार्तिक, ऐसा मत करो। विश्वास करो मुझ पर। आई लव यू कार्तिक। आई लव यू सो मच। कार्तिक ने मुट्ठी बना ली और अगले ही पल उसके हाथों को खुद से छुड़ाया और उसे दूर धकेलते हुए बोला, निकिता, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में क्यों नहीं आ रही? पर निकिता भी एक नंबर की जिद्दी थी। वह भला कैसे कार्तिक को दूर जाने दे सकती थी? आखिर उसे पाने के लिए उसने इतनी सारी साजिशें रची थीं। बड़ी मुश्किल से उसने कार्तिक का विश्वास जीता था, तो भला वह कैसे उसे खुद से ऐसे दूर जाने देती? वह फिर से उसके करीब जाने लगी। तभी अचानक निकिता एक पल के लिए चौंक गई। उसकी नजरें कार्तिक की गर्दन पर जाकर ठहर गईं, जहां इस वक्त बाइट के गहरे निशान थे। उस निशान को देखकर निकिता हैरानी से बोली, कार्तिक, ये कैसा निशान है? कल रात तुम कहाँ थे? निकिता के पूछने पर कार्तिक कुछ नहीं बोला। पहले तो वह खुद चौंक गया था कि आखिर निकिता किस निशान की बात कर रही है, पर तभी उसकी नज़र साइड में लगे मिरर पर गई। वह अपने गर्दन पर बने निशान की तरफ देखता है तो उसे याद आ जाता है कि कल रात जो कुछ भी उसके और मनिका के बीच हुआ, यह उसी का नतीजा है। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। बीती रात की हर एक सीन जैसे अभी कार्तिक की आंखों के सामने से गुजरी हो, और उस सीन में जब कार्तिक को यह महसूस हुआ कि वह किस तरह से पैशनेट होकर मनिका को प्यार कर रहा था और मनिका के मुंह से भी मदहोशी में कार्तिक का नाम निकल रहा था, तो उसे मानो अंदर से उसके दिल में एक सुकून सा मिला। अभी कार्तिक अपने इस पल को सुकून को एंजॉय करता, उससे पहले ही निकिता कुछ सोचते हुए कार्तिक का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींची और बोली, कार्तिक, कल रात मेरे घर पर इतना हंगामा हुआ, वहां सब लोग मौजूद थे, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम कहाँ थे कार्तिक? क्या तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? कार्तिक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? बताओ मुझे, कार्तिक, कल रात तुम कहाँ थे? कौन थी वह लड़की तुम्हारे साथ? निकिता के मुंह से यह सवाल सुनकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आया, खासकर अफेयर शब्द सुनकर। उसके साथ कौन सा रिश्ता था? उसके साथ जो रिश्ता था वह भी तो यही कहलाता अफेयर, क्योंकि वह तो शादीशुदा था, उसकी एक खूबसूरत सी बीवी थी। लेकिन उसके बाद भी निकिता कार्तिक के साथ रिलेशन में रहना चाहती थी, तो वह रिश्ता क्या कहलाता फिर? अफेयर ही ना। कार्तिक अपना हाथ झटकते हुए बोला, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस और गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। कार्तिक के निकिता के हाथ को झटकते ही निकिता उसे 2 कदम दूर तो हो गई, पर निकिता जाने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखकर कार्तिक खुद आगे बढ़ा और उसे दूर झटका और अगली पल तेज कदमों के साथ केबिन से बाहर चला गया। कार्तिक को ऐसे गुस्से में बिना कुछ बताए जाते देखा तो निकिता गुस्से से बौखला उठी। वह वहां टेबल पर रखा सारा सामान फेंकते हुए बोली, नहीं, नहीं, कार्तिक, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। कार्तिक, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया और तुम ऐसे कैसे मुझसे दूर जा सकते हो? हाँ, भले ही मैंने बहुत से लड़कों के साथ अपनी रातें रंगीन की हैं, पर मुझे शादी सिर्फ तुमसे करनी है। मुझे मिसेस कार्तिक रावत बनना है। तभी तो मैं तुम्हारे पैसों पर ऐश करूंगी, रानी बनकर रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। वह आगे बुदबुदाई, और मुझे अच्छे से पता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ, इस सब का कारण कोई और नहीं, वह मनिका है। मोनिका, तुम मेरी जिंदगी की वह ग्रहण हो जिससे मैं जल्द ही निकलूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मनिका।
तुम्हारी वजह से आज मेरा कार्तिक मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें तो मैं कार्तिक और मेरी जिंदगी से बाहर निकाल कर रहूंगी। पहले तो मैं सिर्फ तुम्हें बदनाम करना चाहती थी, लेकिन अब मेरा इरादा थोड़ा बदल चुका है। क्यों ना इसमें ट्विस्ट जोड़ा जाए, और जैसा कि कल रात तुम भी गायब थी, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कार्तिक तुम्हारे साथ था। अगर ऐसा हुआ ना मनिका, तो मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। क्योंकि निकिता की चीजों पर नजर रखने वाले को निकिता बहुत बुरी मौत देता है। ये कहते हुए निकिता गुस्से से आग बबूला हो गई। वह तेज कदमों से चलते हुए बाहर आए और वहां से जाने लगी कि तभी सामने से आ रही मनिका से उसकी टक्कर हो गई। अचानक टक्कर लगने से निकिता का पैर लड़खड़ा गया और वह जमीन पर गिर गई। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हाउ डेयर यू! कौन इतना पागल और अंधा इंसान है जो बिना देखे चल रहा है? लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं, तो उसकी नजरें मनिका से जा मिलीं। मनिका भी एक पल के लिए निकिता को वहां देखकर चौंक गई थी, पर अगले ही पल वह नॉर्मल रिएक्शन के साथ निकिता की तरफ देखकर बोली, देखकर खुद नहीं चल सकती और दूसरों पर इल्जाम लगाती हो। अरे, तुमसे भी मैं क्यों बोल रही हूँ? तुम्हारी तो ये पुरानी आदत है, हर चीज दूसरों पर डालने की। काम खुद करो और इल्जाम दूसरों पर लगाओ। निकिता, जो कि पहले से ही बहुत गुस्से में थी, वह मनिका की बात सुन गुस्से से तिलमिला उठी। वह खड़ी हुई और मनिका पर चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी बीच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम्हें तो मैं। इतना कहते हुए निकिता जैसे ही मनिका पर हाथ उठाने वाली थी कि तभी मनिका एकदम से उसके हाथ को पकड़कर उसे दूर झटकते हुए बोली, आज ये गलती की है, दोबारा मत करना। मैं वह मासूम मनिका नहीं हूं जिसे तुम जब चाहो बेइज्जत कर सको। ये कहते हुए मनिका निकिता के बिल्कुल करीब आ गई थी। निकिता, मनिका की बात सुन गुस्से से उसे घूरने लगी। तभी उसकी नज़र मनिका के गले के नीचे बने निशान पर गई। उस निशान को देखकर निकिता एक पल के लिए चौंकी, पर अगले ही पल एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, वाह! क्या बात है! पति का घर क्या छोड़ा, दूसरी जगह मुंह काला करने लगी। किसके साथ मुंह काला करके आए हो तुम? बताओ मुझे। निकिता के इशारों को समझकर मनिका की नज़र जब नीचे गई, तो एक पल के लिए वह भी चौंक गई थी। पर अगले ही पल निकिता की बात सुन उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, मैं मुंह काला करके आई हूं या रंगीन रातें बिता कर आई हूं, यह मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम होती कौन हो ये सब जानने वाली? मनिका की बात सुन निकिता हंसते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम्हारी तो हर रात रंगीन होती है ना। हर रोज नए नए मर्द चाहिए तुम्हें, सही कहा ना मैंने? तो मैं क्यों तुमसे पूछूंगी, राइट? मनिका गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी यह बात सुनकर पता है मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पर तुम मेरा करैक्टर नहीं अपने कैरेक्टर के बारे में बता रही हो। खुद की गलती मुझ पर मत डालो, तो ज्यादा अच्छा होगा। खुद हर रात दर्जनों मर्दों के साथ बिताती हो और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लो, मिस निकिता। तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, ये बात मैं और तुम दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। निकिता दांत पीसने लगी और तिलमिलाते हुए बोली, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, मनिका। अब तुम देखना, मैं तुम्हें कैसे बदनाम करती हूँ। निकिता की बात सुन मनिका हंसते हुए बोली, अच्छा, अगर कोई औरत अपने ही पति के साथ रात बिताए तो इसमें क्या गलत है? अगर मैं अपने ही पति के साथ कल पूरी रात थी और उसके साथ एंजॉय कर रही थी, तो इसमें कहाँ से गलत हुई मैं? बताइए जरा मुझे, मिस निकिता। लेकिन एक बात बोलूं यार, मेरा पति क्या मस्त हॉट बंदा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा पति इतना पैशनेट हो सकता है। मुझे इतनी पैशनेट किस कर रहा था, वो मुझे पागलों की प्यार कर रहा था। तुम्हें दिखा नहीं सकती मेरी बॉडी पर कहाँ कहाँ बाइट के निशान है, और वह सब मुझे मेरे हस्बैंड कार्तिक ने दिए हैं। मनिका की यह बात सुनते ही निकिता हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात कार्तिक और मनिका साथ थे। पहले तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, पर अगले ही पल उसे कार्तिक के गले पर बने निशान याद आ गए। उन्हें याद कर वह बुरी तरह चौंक गई थी। पर वह तुरंत ही मनिका की बात को इग्नोर करते हुए बोली, मैं नहीं मानती। कार्तिक तुम्हारे करीब भी नहीं आना चाहता, तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। तो भला वह कैसे तुम्हारे साथ रात बिता सकता है? अपनी गलती दूसरों पर डाल रही हो ना? तो मनिका, अब देखो मैं क्या करती हूँ। क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि कार्तिक मुझसे प्यार करता है, वह मेरे करीब शादी से पहले नहीं आ रहा है। तो वह तुम्हारे करीब कैसे आ सकता है, जबकि वह तो तुम्हें अपने सामने तक देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये जो तुम बोल रही हो ना कि तुम्हारे साथ पिछली रात को कार्तिक था,
ये झूठ मेरे सामने मत बोलो। जो भी तुम्हारा यार है, जो भी तुम्हारा वह आशिक होगा ना, उसे कार्तिक रावत बनाने की कोशिश मत करो। मनिका ने निकिता की बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो। आई डोंट केयर। मैं तुम जैसी लड़कियों की बातों से नहीं डरने वाली। मैं भी देखूंगी निकिता कि तुम आखिर क्या कर सकती हो। और अब जब मेरा पति मेरे साथ है, मेरा पति मुझसे प्यार करता है, तो किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मुझ पर उंगली उठा सके। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना कि मेरे पति कार्तिक रावत की वाइफ पर उंगली उठा सको, तो उठाकर देख लो, फिर देखना मेरा पति तुम्हारा क्या हाल करेगा। मनिका ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ इतना कहा और बड़े ही एटीट्यूड के साथ वह वहां से बाहर चली गई। वहीं निकिता मनिका को जाते देख अपने हाथों की मुट्ठी भींचकर गुस्से में बोली, बहुत उड़ रही हो ना मनिका। देखो आज कैसे मैं तुम्हें बदनाम करती हूँ। पूरे घर वालों के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई तो मेरा नाम निकिता नहीं। और तुम जो इतनी उड़ रही हो ना कि कार्तिक ने कल रात तुम्हें अपना लिया है, तो अपनी माँ के सामने कार्तिक का भी मुंह नहीं खुलता है। तो अब मैं भी देखती हूँ कि सबके सामने तुम्हें बदनाम होने से कार्तिक कैसे बचाता है। ये कहकर निकिता भी तेजी से कॉलेज से बाहर आ गई। निकिता सीधे वहां से सहगल मैंशन पहुंची। वहां जाकर वह हंगामा मचाकर रख दी। वह सभी को बढ़ा चढ़ाकर मनिका के खिलाफ भड़का रही थी। दादाजी यह सुनकर बोले, निकिता तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। वह तुम्हारी बहन है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। दादाजी की बात को सुनकर तो निकिता को पहले बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक बार को सब मान लेंगे कि मनिका और राहत ऐसा कर सकती है, लेकिन दादाजी और दादी इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इसलिए निकिता दादाजी के मना करने पर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, दादाजी मुझे पता है कि कल रात जो कुछ हुआ उससे आप मुझसे नाराज हैं। आपको लगता है कि मैं बुरी हूँ, पर मैं सच कह रही हूँ, कल रात जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे फंसाया गया है। उस लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। उसी ने मुझे ड्रग्स दे दिया था, जिस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। पर विश्वास कीजिए, अभी जो मैं बोल रही हूँ वह सब सच है। मैंने खुद देखा, मनिका के शरीर पर जो निशान थे वह सब भी मुझे दिखे। उसके गर्दन पर निशान बने हुए थे। भला मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? वह मेरी बहन है। मैं उससे नफरत थोड़ी करती हूँ। मैं भी उसका भला चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मनिका किसी गलत लोगों के बीच फंस गई है। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, पर प्लीज आप लोग एक बार बात को समझने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आप लोगों को मनिका से बात करनी चाहिए। अगर वह किसी प्रॉब्लम में है तो हमें मिलकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इतना सब कहते ही निकिता ने झूठे आंसू बहाना शुरू कर दिए और उसने दादाजी के हाथ को पकड़कर कहा, दादाजी हमें मनिका की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस गई तो हमारे परिवार की भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर उसने तिरछी स्माइल करते हुए खुद के मन में कहा, नफरत तो मैं बहुत करती हूँ मनिका तुमसे, इतना कि सिर्फ तुम्हें बदनाम ही नहीं करना चाहती, बल्कि मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। और यह जो तुम्हारे दादाजी है ना, इनके सामने थोड़े बहुत आंसू बहाकर इनको फंसाया जा सकता है। तो बस मैं भी यही कर रही हूँ, तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जो भी बच्ची कुछ इज्जत तुम्हारी है ना इस घर में, अगर वह भी नीलाम हो जाती है तो तुम इस घर में दोबारा आने की लायक नहीं रहोगी। अब तक वहां पर रावत फैमिली भी आ गई थी। मनिका ने ही उन्हें कॉल करके बुलाया था। हालांकि मोक्ष की मॉम सरिता जी कल रात से निकिता की हरकतों के कारण उस पर बहुत नाराज थी, पर निकिता ने आंसू बहाकर उन्हें मना लिया था। यही तो वह हमेशा से करती आई थी। वह और काव्या दोनों ही मासूम बनकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे, और सभी घरवाले भी उनके झूठे आंसुओं के जाल में फंस जाते थे। आज भी एक बार फिर वे सभी उसके नकली आंसुओं के जाल में फंस चुके थे। लेकिन दादाजी यह बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें यकीन था कि मनिका ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उसके परिवार की बदनामी हो। मोक्ष की मॉम सरिता जी निकिता की बात सुनकर गुस्से से बोली, मुझे ये लड़की शुरू से ही नहीं पसंद थी। मुझे मेरे कार्तिक के लिए अच्छी लड़की चाहिए थी, पर न जाने क्यों बाबूजी ने इस लड़की को मेरे घर की बहू बना दिया। ये कहते हुए वह अपने पति की तरफ मुड़ी और बोली, सुनिए, आप अभी इस लड़की को कॉल करके यहाँ बुलाए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अब इस लड़की का साया भी अपने बेटे की जिंदगी में नहीं चाहिए। और हाँ, कार्तिक को भी बुला लीजिएगा। आज जो कुछ होगा सबके सामने ही फाइनल होगा। देवेश जी उसे रोकना चाह रहे थे, लेकिन सरिता जी के गुस्से को देखकर वह हार मान गए।
और फिर उन्होंने मनिका और कार्तिक को कॉल कर सहगल मैंशन में बुला लिया। मनिका, जो निकिता के साथ हुई बहस के कारण पहले से ही गुस्से में थी, जैसे ही देवेश जी का कॉल रिसीव की और उनके द्वारा कहे गए शब्द सुने तो उसे निकिता पर और गुस्सा आने लगा। वह समझ चुकी थी कि उसे अचानक वहां क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन आज वह भी डरने वालों में से नहीं थी। वह भी सोच चुकी थी कि आज मैं किसी से नहीं डरूंगी और सबको उनका जवाब डट कर दूंगी। ये सोचकर जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, वह अपना बैग उठाए और तेज कदमों से कॉलेज से बाहर आ गई। वह राहत को मैसेज करके बता दी, छोटी, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, तुम कैब करके घर चली जाना। राहत भी उसे ओके का रिप्लाई दे दी। फिर मनिका स्कूटी पर बैठी और स्कूटी को सहगल मैंशन की तरफ दौड़ा दी। कार्तिक को भी कॉल आ गया था। हालांकि कार्तिक को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, पर अपने दादाजी के बुलाने के कारण वह भी सहगल मैंशन के लिए निकल गया था। वही सहगल मैंशन में सभी हाल में बैठे हुए थे, वहीं निकिता एक साइड बैठी मुस्कुरा रही थी। काव्या भी आ गई थी और निकिता ने उसे सब कुछ बता दिया था, जिस कारण वे दोनों ही बहुत खुश थीं। वे दोनों अब मनिका की बेइज्जती होते हुए देखना चाहती थीं और बड़े ही बेसब्री से मनिका के आने का इंतजार कर रही थीं। तभी मैंशन के सामने मनिका की स्कूटी आकर रुकी। मनिका ने एक साइड स्कूटी खड़ी कर अंदर आई तो हॉल में ही सभी लोग दिख गए। सबसे पहले वह अपने दादाजी के पास गई और उनका पैर छूते हुए बोली, कैसे हो आप दादाजी? दादाजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा हूँ मेरी बच्ची। और मेरी बच्ची कैसी है? ये सुनकर मनिका मुस्कुरा कर बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ दादाजी। तभी उसकी नज़र हॉल में मौजूद सभी लोगों पर गई, जहां सभी उसे गुस्से से घूर रहे थे। विजय जी अपनी जगह से उठे और मनिका की तरफ देख थोड़ी तेज आवाज में बोले, मनिका, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? मनिका विजय जी की बात सुन उनकी तरफ देखी और बोली, मुझे क्या पता आप क्या सुन रहे हैं। मनिका की बात पर विजय जी थोड़े गुस्से भरी आवाज में बोले, यह क्या बदतमीजी है मनिका? अपने डैड से तुम इस तरह से बात करोगी? अभी अभी निकिता ने जो कुछ कहा वह क्या है? मनिका तुरंत विजय जी की तरफ देखी और बोली, मुझे क्या पता कि उसने क्या कहा, और जब तक मुझे पता नहीं होगा तो मैं क्या बताऊंगी कि आखिर क्या चल रहा है और आपने क्या सुना है। मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाकी निकिता की लाइफ में क्या चल रहा है ये तो मुझसे ज्यादा आप सब जानते होंगे, है ना? मनिका की बात सुनकर विजय जी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह मनिका को ज्यादा कुछ बोलेंगे तो दादाजी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वहीं माया जी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, साथ ही वह खुश भी हो रही थी कि आज निकिता की अच्छी खासी बेइज्जती होगी। अभी कोई कुछ बोलता कि तभी वहां पर कार्तिक भी आ गया था। कार्तिक को देखते ही उसकी माँ सरिता जी बोली, कार्तिक बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। कार्तिक मनिका को वहां देख एक पल के लिए चौंक गया, पर अगली पल अपनी नजरें दूसरी तरफ कर अपनी माँ से बोला, माँ, आखिर क्यों बुलाया है आपने? क्या बात करनी थी आप लोगों को? ये सुन सरिता जी बोली, बेटा, तेरी यह जो 2 टके की बीवी है ना, इसने नाक कटवा कर रख दी है। तुझे पता है कल रात इसने क्या किया? ना जाने किस मर्द के साथ रात बिताकर अपना मुंह काला कर आई है। निकिता ने मुझे सब बता दिया है। कल ना जाने किसके साथ ही रंगरलियां करके आए है। अब मैं और इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इसे अभी के अभी डाइवोर्स दे दो। सरिता जी की बात सुनकर कार्तिक पहले निकिता की तरफ घूर कर देखा। उसे निकिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर सरिता जी की आखिरी लाइन सुनकर वह एक पल के लिए चौंक गया। वहीं मनिका चुपचाप खड़ी थी और कार्तिक की तरफ देख रही थी। ये देख सरिता जी बोली, ए लड़की, खबरदार जो मेरे बेटे की तरफ देखी तो बता, कहाँ मुंह काला करके आए है तू? सच सच बता, तूने हमारे खानदान की बेइज्जती करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा। तुझे शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अगर इतना ही मुंह काला करना था तो रुक जाती कुछ दिनों में, जब मेरे बेटे से तेरा तलाक हो जाता। उसके बाद जो करना चाहे वह करती। पर अभी तेरा रिश्ता मेरे फैमिली से जुड़ा हुआ था, आखिर तूने ये किया क्यों? ये कहते हुए सरिता जी मनिका को मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी मनिका उनका हाथ पकड़ ली और बोली, मुझे मारने के बारे में सोचिएगा भी मत। और हाँ, रही बात मुंह काला करने की, तो आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आप तो वैसे भी मुझे अपनी बहू नहीं मानती। और रही बात दुनिया में आपके खानदान की बेइज्जती होने की, तो यहाँ पर किसे पता है कि मैं आपके घर की बहू हूँ, या फिर कि आपके बेटे की शादी भी हुई है। वह तो खुलेआम लोगों के सामने कुंवारा बनकर घूम रहा है।
लोग उसे बैचलर कहते हैं और इसी कारण लड़कियां उस पर लाइन मारती हैं। तो बेहतर होगा कि पहले आप अपने बेटे पर ध्यान दें, मुझ पर नहीं। सरिता जी को बहुत तेज गुस्सा आया। वहीं मनिका के ऐसे हाथ झटकने से उनके हाथों में दर्द होने लगा था। ये देखकर निकिता खड़ी हुई और अच्छी बनते हुए बोली, मनिका, ये तुम क्या कर रही हो? आंटी जी के साथ तुम ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो? वह तुमसे बड़ी हैं। तभी माया जी भी गुस्से से आई और मनिका को भला बुरा बोलने लगी। मनिका चुपचाप सुन रही थी। उसकी नजरें कार्तिक पर गईं, जो कि अभी भी बिल्कुल चुप था। ये देखकर मनिका का गुस्सा और बढ़ गया। उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि यह इंसान आखिर चुप क्यों है। उसे तो अब तक सबके सामने सच बता देना चाहिए कि कल रात वह किसी और के साथ नहीं, बल्कि उसके साथ थी। वह एकदम से चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया। अब मैं और आप लोगों की बातें नहीं सुनूंगी। क्या कह रहे थे आप सब? कि मैं कल रात किसके साथ थी? यही जानना है ना आप लोगों को? तो सुनिए, मिसेस सरिता रावत, कान खोलकर सुन लीजिए। मैंने आपके खानदान की बेइज्जती नहीं की है, क्योंकि कल रात मैं किसी और के साथ नहीं, बल्कि आपके बेटे के ही साथ थी। अगर यकीन ना हो, तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। ये कहते हुए उसने कार्तिक की तरफ देखा, पर कार्तिक अभी भी चुप था। वहीं सरिता जी बिल्कुल हैरान रह गईं। उन्होंने हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, कार्तिक, ये लड़की क्या कह रही है? क्या कल रात तुम इसके साथ थे? मेरी तरफ देखो बेटा, सच बताओ, जो ये लड़की कह रही है क्या वह सच है? कह दो कि यह लड़की झूठ बोल रही है। कार्तिक अभी भी चुप था। ये देखकर मनिका का गुस्सा और बढ़ गया। वह एकदम से कार्तिक के पास गई और उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोली, बेशर्म इंसान, सच बताने में शर्म आ रही है? तो मैं ही तुम्हारी सारी सच्चाई बता देती हूँ। इतना कहकर वह एक झटके में कार्तिक की शर्ट के बटन तोड़ दी, जिससे उसकी अपर बॉडी सबको दिखाई देने लगी। उस पर बहुत सारे बाइट और नाखूनों के निशान थे। सभी लोग ये देखकर बिल्कुल चौंक गए थे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मनिका सबकी तरफ देखते हुए बोली, अब शायद आप लोगों को यकीन हो जाए कि कल रात मैं किसके साथ थी। कल रात मैं किसी गैर मर्द के साथ नहीं, बल्कि अपने ही पति के साथ थी और काफी अच्छे से एंजॉय किया। अगर आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं कि ये जो निशान बने हैं, वे किसके हैं, तो कहिए, एक बार फिर मैं निशान बनाकर आप लोगों को दिखा दूं। मनिका की इस तरह से बेशर्मी भरी बातें सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। पर दादाजी को निकिता पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह सारा हंगामा निकिता की वजह से हुआ था। वह सबकी तरफ देखते हुए बोले, बस बहुत हो गया। तुम सब ने मेरी पोती पर बहुत इल्जाम लगा लिया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी मनिका बोली, नहीं दादाजी, अभी कुछ बाकी रह गया है। इतना कहकर उसने सबकी तरफ देखा और बोली, आप लोग क्या कह रहे थे? कि मेरा इस इंसान से डाइवोर्स होगा? अरे, आप लोग क्या ही डाइवोर्स करवाएंगे? मैं खुद इस इंसान को डाइवोर्स देना चाहती हूँ। जो इंसान अपने ही घर वालों के सामने अपनी बीवी की बेइज्जती होते हुए चुपचाप खड़ा देख रहा है, उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, उस इंसान की मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। मैं कल ही डाइवोर्स पेपर भेज दूंगी। डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देना, मिस्टर कार्तिक। और हाँ, रही बात एंजॉय करने की, तो मिस्टर कार्तिक रावत से डाइवोर्स लेने के बाद मैं जरूर दूसरे लड़कों के साथ एंजॉय करूंगी। क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ खुलकर जीनी है। बहुत रह लिया मैंने बंदिशों में, पर अब मुझे आज़ादी चाहिए। इतना कहकर मनिका ने गुस्से से कार्तिक की तरफ घूर कर देखा। वहीं मानिका की बात सुनकर कार्तिक को भी गुस्सा आ गया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली, पर चाहकर भी अभी कुछ बोल नहीं पाया। वहीं मनिका तुरंत ही अपने बालों को झटका और बड़े ही एटीट्यूड के साथ तेज कदमों से वहां से बाहर चली गई। मनिका को ऐसे जाते देख कार्तिक मन ही मन बोला, नहीं मनिका, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, बीवी तो तुम सिर्फ मेरी रहोगी। तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे जिस्म पर, यहाँ तक कि तुम्हारे रूह पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम सिर्फ मेरी हो, मिसेज मनिका कार्तिक रावत। रावत मैंशन के कमरे में एक लड़की बेड पर लेटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। उसने तकिए में अपना चेहरा छुपा रखा था और उसके रोने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसके आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे थे। वह लड़की रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था ईशान कि तुम मुझसे नहीं, मेरी फ्रेंड से प्यार करते हो। मैंने तो तुम्हें पहली नज़र में अपना मान लिया था, पर तुमने तो मुझे कभी इस लायक समझा ही नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हारा मेरी केयर करना, मेरी हेल्प करना, मुझे हर वक्त यही लगा कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही मोहब्बत है, जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है।
हाँ, माना कि मैंने कभी तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया, पर मैं यह नहीं जानती थी कि मेरा यह न करना मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर ले जाएगा। उसने आंसू पोंछते हुए कांपती आवाज में कहा, और अगर तुम्हें मोहब्बत हुई भी तो किससे? मेरी सबसे अच्छी दोस्त से। अगर कोई और होता तो मैं उससे अपने प्यार के लिए लड़ जाती। पर मैं अपनी दोस्त के सामने कैसे खड़ी हो सकती हूँ? नहीं, मैं कभी भी अपनी दोस्त का बुरा नहीं चाहूंगी। मेरे लिए मेरी राहत सबसे पहले आती है, और तुम बाद में। आज जितना दर्द मुझे हो रहा है ना, उतना दर्द मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। ये कहते हुए ईशानी फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, ये लड़की कोई और नहीं, ईशानी ही थी। जहां सभी लोग सहगल मेंशन गए थे, वहीं ईशानी यहीं पर रुक गई थी। उसका अभी कहीं जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जब से वह कॉलेज से आई थी, रूम में बंद होकर बस लगातार रोए जा रही थी। उसके कानों में ईशान के कहे शब्द गूंज रहे थे। ईशान का इस तरह से राहत के लिए प्यार जताना उसे अंदर तक तोड़ रहा था। ईशानी लगातार रो ही रही थी कि अचानक उसका फोन बजने लगा। फोन की रिंग सुनकर उसका ध्यान भटका। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया, और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसकी आंखों से और भी तेजी से आंसू गिरने लगे। इस वक्त कोई और नहीं, बल्कि ईशान ही उसे कॉल कर रहा था। फोन के दूसरी तरफ ईशान था, और रोते हुए ईशानी बोली, क्यों? क्यों ईशान, अब क्यों मुझे कॉल कर रहे हो? जब तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत ही नहीं है, तो फिर मुझसे बात करने की क्या जरूरत? नहीं, अब मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें देखूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी दोस्त और तुम्हारे बीच दूरियां आएं। ये कहते हुए ईशानी ने अपने आंसुओं को बेरहमी से पोंछा और उठकर वॉशरूम में चली गई। इस बीच उसका फोन लगातार बजता रहा, लेकिन ईशानी ने कॉल पिक नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ डायमंड इंपीरियल क्लब क्लब के बाहर एक काले रंग की कार रुकी। उसमें से एक पतली दुबली लड़की बाहर आई। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की जीन्स और ऊपर वाइट कलर का शॉर्ट टॉप पहन रखा था। उसके चेहरे पर मास्क लगा था और आंखों में ब्लैक कलर का चश्मा था। लड़की के काले, घने, लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उसी लड़की पर टिक गईं। वहीं वह लड़की लंबे कदमों के साथ क्लब के अंदर गई और बार काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई। उस लड़की के चेहरे पर एक अलग ही तेवर नजर आ रहे थे, एक अलग ही एटीट्यूड झलक रहा था। क्लब में मौजूद लड़के लड़कियां एंजॉय कर रहे थे, पर कुछ लड़कों की नजरें उस लड़की पर ही टिक गईं। उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी सभी को अपनी तरफ खींच रही थी। वह लड़की बार काउंटर पर खड़ी होकर जूस ऑर्डर कर चुकी थी और उसका ऑर्डर आने पर वह चुपचाप जूस पीने लगी। तभी वहां पर एक लड़का आया और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, हेलो मैम। ये सुनते ही वह लड़की अपने आंखों पर लगे चश्मे को अपने बालों पर टिकाए और अपनी गहरी नीली आंखों से उस लड़के की तरफ घूरकर देखने लगी। उसकी नजरों की ताप से लड़का थोड़ा हड़बड़ा गया। तभी वह लड़की अपने सर्द आवाज में बोली, तुम्हें टाइम का कोई अंदाजा भी है? मैं कब से तुम्हारा यहाँ वेट कर रही थी और तुम अभी आए हो। तभी वह लड़का अपने हाथ में पहने घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, पर मैं अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही लेट आया हूँ। ये सुन वह लड़की अपनी सर्द आवाज में बोली, 5 मिनट? क्या कम है? 5 मिनट की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी नज़र में? वह लड़का लड़की की सख्त आवाज सुन थोड़ा डर गया। तभी वह लड़की उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, और काम कैसा चल रहा है? इस पर वह लड़का बोला, मैम, ऑफिस का काम सब अच्छा चल रहा है। तभी वह लड़की उस लड़के की बात सुनते हुए बोली, गुड, अच्छी बात है। मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आज रियल ओनर से मिलाना चाहती हूँ। इतना कहते ही उस लड़की ने अपने चेहरे पर लगे मास्क को हटा दिया। जैसे ही उस लड़की ने अपने मास्क हटाया, उसका खूबसूरत चेहरा उस लड़के के सामने था। वह लड़का एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि वह एक लड़की देखने में ही बहुत ही कम उम्र की थी। ये लड़की कोई और नहीं राहत थी। उस लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र की लड़की, जो कि देखने से ही सिर्फ 20-21 साल की लग रही हो, वह लड़की उसकी इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है। असल में राहत यानी कि मिस्टी की एक सीक्रेट कंपनी भी थी, जिसमें वह खुद अपनी ज्वेलरी डिजाइन करती थी और उसकी ज्वेलरी इंडिया से ज्यादा विदेश में फेमस था। पर आज तक किसी ने उस कंपनी की मेन ओनर को नहीं देखा था, क्योंकि राहत उसकी हिडन ओनर थी और उसकी जगह पर वह लड़का सीईओ का तौर पर काम करता था। यहाँ तक कि रेशमा और रंजीत को भी मिस्टी की इस कंपनी के बारे में नहीं पता था, वरना वह इस पर भी अपना कब्जा कर लेते। ना जाने क्या सोचकर राहत ने इस कंपनी के बारे में किसी को नहीं बताया था, पर उसने सोचा था कि एक दिन वह रंजीत को इस कंपनी के बारे में बता देगी और फिर यह कंपनी उसे गिफ्ट के तौर पर देगी।
इसके साथ ही साथ उसने रेशमा के लिए काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की ज्वेलरी भी बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने रंजीत और रेशमा की सच्चाई आ गई। और शायद यह अच्छा भी हुआ, वरना आज मिस्टी की यह कंपनी भी उसके हाथ से चली गई होती। राहत अपने सर्द आवाज में इस लड़के की तरफ देखते हुए बोले, लो अभिनव, मुझे देखना तो हो गया, अब काम की बात करें। तभी वह लड़का हड़बड़ा कर बोला, सॉरी मैम। ये सुनकर राहत उसे घूरते हुए बोली, नेक्स्ट कंसाइनमेंट कब देना है? ये सुन अभिनव बोला, हमारी कंपनी हर साल ज्वेलरी कंपटीशन में फर्स्ट आता है। इस बार भी कंपटीशन होने वाला है और उसमें आप जो ज्वेलरी बनाती हो वही कंपटीशन में जाता है। राहत यह सुनी और अपना फोन ओपन कर कुछ ज्वेलरी के स्केचेस उस लड़के को दिखाएं और फिर कुछ ही मिनट बाद वह फोन में कुछ करते हुए बोले, मैंने तुम्हें मेल भेजा है, उसे चेक कर लेना। यह मेरी न्यू डिजाइन की गई ज्वेलरी है। ये सुन अभिनव बोला, ओके मैम, काम हो जाएगा और इस बार भी हमारी ही कंपनी जीतेगी। ये सुन राहत सर्द आवाज में बोली, जीतना होगा, क्योंकि हारना मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर राहत हाथ में पकड़े जूस को एंजॉय करने लगी। अचानक ही राहत की नजरें कहीं गई जिससे उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसके होठों पर एक डेंजरस स्माइल आ गए। जहां राहत उस लड़के के साथ आराम से बातें कर रही थी, वही कोई था जो अपने सरसरी निगाहों से राहत को घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई थी। उस इंसान की हाथों और माथे की नसें उभर आई थी, और वह इंसान इस वक्त किसी खतरनाक डेविल की तरह लग रहा था, जिसे देखकर उसके आसपास के लोग भी डर से कांप उठे थे। आखिर कौन है वो शख्स जो कि राहत को इस तरह से गुस्से भरी निगाहों से घूर कर देख रहा है? क्या ईशानी और ईशान के बीच की गलतफहमी दूर होगी या फिर ईशानी ईशान से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? कार्तिक और मनिका के बीच दूरियां मिटेंगी या हमेशा के लिए ये दूरियां बढ़ जाएंगी? क्या उनका डाइवोर्स हो जाएगा? क्या कार्तिक मनिका को अपनी जिंदगी से निकाल देगा? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें आप सभी मेरी इस प्यारी सी स्टोरी को।